28 मई 2023 को दिल्ली के शहबाज डेयरी पुलिस थाने में पड़ते एरिया में एक ऐसा जघन्य अपराध होता है जिससे पूरा देश स्तब्ध रह जाता है, क्योंकि एक 20 साल का लड़का साहिल खान 66 सेकंड में 34 बार चाकू से साक्षी नाम की 16 साल की नाबालिग लड़की पर वार करता है। इतना करके भी वह शांत नहीं होता और फिर वह नीचे गिर चुकी लड़की को 5 बार लात मारता है और 6 बार पास पड़े पत्थर से लड़की के सिर को कुचल देता है, जिससे कि लड़की की मौके पर ही मौत हो जाती है। इस वीडियो में हम उन पहलुओं को जानेंगे जिनकी वजह से ये लव स्टोरी एक मर्डर केस का रूप ले लेती है। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। साक्षी और साहिल तकरीबन 1 साल पहले एक दूसरे के करीब आते हैं, वह भी तब जब साक्षी का किसी प्रवीण नाम के लड़के के साथ ब्रेकअप होता है। उस वक्त उस ब्रेकअप की वजह से अपनी जिंदगी में आए खालीपन को दूर करने के लिए साक्षी साहिल के करीब आ जाती है। जाहिर है कि अब अगर साक्षी 16 साल की है तो जब साहिल साक्षी के साथ 1 साल पहले रिलेशनशिप में आया था तो साहिल 19 साल का था और साक्षी 15 साल की, और साक्षी उससे भी पहले से प्रवीण नाम के लड़के के साथ प्रेम संबंध में थी। इस लव स्टोरी में जो पहली बात गलत निकल के आती है वह थी इनकी उम्र जिसमें ये सब हो रहा था, क्योंकि ये टाइम अपना करियर बनाने का टाइम था जब ये प्रेम संबंध बना रहे थे। अब प्रवीण तो पहला प्यार था और साहिल खान साक्षी के साथ तब जुड़ा था जब उसका ब्रेकअप हुआ था। अब ये दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। उम्र कच्ची थी। साहिल ने जिस तरह से इस जघन्य कत्ल को अंजाम दिया है उससे साफ पता चलता है कि वो खुद को साक्षी के बहुत करीब ला चुका था, जिससे दूर जाना उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसीलिए वो बार बार साक्षी को अप्रोच करता था। लेकिन 1 साल के ब्रेकअप के बाद साक्षी के दिल में प्रवीण के लिए फिर से प्यार पनप रहा था, या फिर साहिल के साथ 1 साल से चल रहे अफेयर से वो खुश नहीं थी। मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी निकल के आ रहा है कि साहिल इलाके में राहुल नाम से जाना जाता था और वह हाथ में कलावा भी पहनता था। हो सकता साहिल ने अपने धर्म को छुपाने के लिए राहुल नाम को अपनाया हो, क्योंकि लड़कियों को ये राहुल राज जैसे नाम पसंद आते हैं जिनकी असलियत जाने बिना लड़कियां झांसे में आ जाती हैं। इसलिए हो सकता है कि इस झूठे नाम का पता लगने पर साक्षी साहिल से दूर हो जाना चाहती थी और साहिल का फोन उठाना बंद कर देती है। साक्षी किन वजहों से साहिल से दूर जाना चाहती थी ये तो आने वाले समय में पता चल जाएगा। लेकिन इस कहानी में दूसरी गलती ये होती है कि इस लव स्टोरी में साहिल और साक्षी के अलावा प्रवीण एंट्री मार चुका था, जिस वजह से साहिल बेचैनी महसूस कर रहा था। उस बेचैनी को और बढ़ा देती है इस लव स्टोरी में चौथे आदमी की एंट्री, जो था जबरू। साक्षी साहिल से पीछा छुड़ाने के लिए जबरू नाम के एक लोकल लड़के को बोलती है कि साहिल को समझाओ कि वो उसको तंग ना करे, जो इस कत्ल कांड की तीसरी सबसे बड़ी गलती साबित होती है, क्योंकि साहिल पहले से ही प्रवीण की एंट्री से परेशान था। अब चौथे आदमी की इस घटनाक्रम में एंट्री की वजह से उसको ये लगता है कि जबरू साक्षी का क्या लगता है जो वो उसकी साइड ले रहा है, और जबरू ये गलती करता है कि साक्षी के कहने पे वो साहिल को समझाने की कोशिश करता है, जिसको साहिल धमकी के रूप में ले लेता है। अगर यहाँ जबरू थोड़ी सी समझदारी दिखाता और साक्षी को बोलता कि तुम अपने घर पर बात करो साहिल की या पुलिस की मदद लो, तो शायद पुलिस या साक्षी के घर वालों के समझाने से साहिल के मन में साक्षी के प्रति ऐसी नफरत ना बनती। अब साहिल साक्षी से बात करना चाहता था और साक्षी साहिल को इग्नोर कर रही थी। दूसरी तरफ जबरू की बोली बात उसके दिमाग में घर कर गई थी, जिसके बाद इस कत्लेआम से 15 दिन पहले उसने लोकल मार्केट से एक चाकू खरीद के अपने पास रख लिया। अब इस चाकू को रखने के 2 मकसद हो सकते थे। एक तो था साक्षी को उसकी बेवफाई की घिनौनी सजा देना, जैसे कि मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं। दूसरा कारण हो सकता है आत्मरक्षा, क्योंकि जबरू ने साहिल को साक्षी से दूर रहने को कहा था, पर साहिल साक्षी से दूरी बर्दाश्त नहीं कर रहा था। अब इस स्टोरी में चौथी बात जो जानने लायक है वो ये है कि साक्षी अपने घर पर नहीं रह रही थी, बल्कि नीतू नाम की एक औरत के घर रह रही थी, जिसका पति उसके साथ उसके घर पर नहीं रह रहा था
और 28 मई वाले दिन साक्षी नीतू के बेटे के जन्मदिन के लिए कोई गिफ्ट लेने के लिए गई हुई थी। जब गिफ्ट लेके वो वापस आ रही थी तो उसके घर को जाने वाले रास्ते में साहिल एक जगह उसकी वेट कर रहा था, जो सीसीटीवी में साफ देखा जा सकता है। जैसे ही साक्षी वहां पहुंचती है तो दोनों में आपस में कुछ कहासुनी होती है, तो साहिल जैसा सरफिरा आशिक अपना आपा खो देता है और अगले 66 सेकंड में साक्षी पर चाकू से 34 वार कर देता है। इतने में वे जब थक जाता है तो नीचे गिर चुकी साक्षी को 5 बार लात मारता है, फिर वहीं पड़े पत्थर को 6 बार उठा के साक्षी के सर को कुचल देता है। इन 66 सेकंड्स में 5वीं गलती ये देखने को मिलती है कि वहां मौजूद कोई भी आदमी साहिल को रोकने की कोशिश नहीं करता। साहिल जिस आकाश नाम के लड़के के साथ खड़ा था, अगर वही उस समय साहिल के हाथ को पकड़ लेता तो साक्षी को वहां से भागने का समय मिल सकता था और ये कत्ल कांड होने से बच जाता। लेकिन वहां मौजूद सभी लोगों ने उन खौफनाक 66 सेकंड्स में साहिल को रोकने की कोशिश नहीं की और एक फेक लव स्टोरी मर्डर केस में तब्दील हो गई, जिसके बाद साहिल वहां से फरार हो गया और रातों रात अपने फोन को बंद करके 120 किलोमीटर दूर बुलंदशहर अपनी बुआ के घर भाग गया और रास्ते में रिठाला में उसने वारदात में इस्तेमाल किए गए चाकू को फेंक दिया। इतनी रात को अपनी बुआ के घर पहुंच के उसने बुआ के घर ये बहाना लगाया कि वो यहाँ किसी शादी को अटेंड करने के लिए आया था, इसलिए इतनी रात को यहाँ सोने के लिए आ गया। इस बात को तब उसकी बुआ भी मान लेती है, क्योंकि शादियां तो देर रात तक चलती हैं। इधर इस वारदात के बाद अगले 30 मिनट तक साक्षी की मदद के लिए कोई आगे नहीं आता और पुलिस के आने पर ही पुलिस उसको हॉस्पिटल ले जाती है, जहां डॉक्टर साक्षी को मृत घोषित कर देते हैं। फिर पुलिस जब घटना स्थल पर लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालती है तो 66 सेकंड के इस वीडियो को देख के पुलिस साहिल की पहचान कर लेती है और फिर उसके घर पहुंच जाती है। यहाँ उसके माता पिता और 3 बहनें किराए के मकान में रहती हैं। उनको भी पहले इस बात का यकीन नहीं होता। फिर पुलिस साहिल के परिवार के सभी सदस्यों का मोबाइल नंबर लेके उन सभी को टैपिंग पे लगा देती है, ताकि साहिल को लोकेशन का पता लगाया जा सके। फिर दूसरे दिन सुबह 10 बजे साहिल की उस बुलंदशहर वाली बुआ का फोन साहिल के पिताजी को आता है, जिसके घर देर रात को साहिल रुका हुआ था। फोन टैपिंग की वजह से पुलिस को साहिल की लोकेशन मिल जाती है। तब दिल्ली पुलिस वहां की लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करके साहिल को पकड़ के दिल्ली ले आती है, जिसके बाद कोर्ट में पेश करने के बाद पुलिस को साहिल का 2 दिन का रिमांड मिल जाता है, ताकि आगे की पड़ताल की जा सके और उस हथियार को बरामद किया जा सके जो वारदात में इस्तेमाल हुआ है। इस फेक लव से मर्डर केस में बदली इस स्टोरी के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने की जरूरत है, जैसे कि साहिल अगर उन 66 सेकंड के अपने एग्रेशन को रोक लेता तो आज साक्षी इस दुनिया में होती, क्योंकि साहिल ने जो किया उसकी सजा वो तो भुगतेगा ही, परंतु उसके साथ साथ अब साहिल का पूरा परिवार भी भुगतेगा, जिसमें उसकी 3 कुंवारी बहनें भी शामिल हैं। अगर साहिल थोड़ा अपने दिमाग से काम लेता तो इस मैटर को बात करके भी सुलझाया जा सकता था, या साक्षी के परिवार से बात करके भी सुलझाया जा सकता था। साहिल को साक्षी के खिलाफ इतना खौफनाक कदम उठाने की बजाय अपनी उन कमियों को सुधारना चाहिए था, जिनकी वजह से 1 साल के रिलेशनशिप के बाद भी साक्षी उससे दूर हो गई थी। वहीं अगर साक्षी प्रवीण नाम के लड़के से ब्रेकअप के बाद साहिल के करीब ना आती तो भी ये घटना ना होती। यहाँ एक बात और है कि साक्षी का साहिल से दूर होने का तरीका बिल्कुल ठीक नहीं था। वो जबरू से साहिल को धमकियां दिलवा रही थी। यहाँ उसको पुलिस या अपने परिवार की मदद लेनी चाहिए थी और साहिल के फोन करने पर वह उसको उकसाने का काम कर रही थी। ये उसकी लास्ट कॉल से पता चल जाता है। अब साक्षी को यहाँ पर ये बात समझनी चाहिए थी कि साहिल उससे दूर होके पहले से परेशान है, तो उसको जबरू के साथ मिलके साहिल से फोन पर ऐसी उकसाने वाली बातें नहीं करनी चाहिए। इसीलिए इस लव स्टोरी के हालात और बिगड़ गए, क्योंकि जब साक्षी साहिल के साथ 1 साल तक रिलेशनशिप में रह के उसको अपनी आदत डाल देती है तो साहिल को उसको भुलाना मुश्किल हो रहा था।
और ऊपर से साहिल को साक्षी के हाथ पे बना परवीन नाम का टैटू चुभ रहा था और वो खुद को इस्तेमाल होने वाली वस्तु समझ रहा था कि साक्षी ने उसको प्यार ना करके इस्तेमाल किया है परवीन से ब्रेकअप के गम को भुलाने के लिए और अपना टाइम पास करने के लिए साक्षी ने ये सब किया और यही एहसास सबसे ज्यादा कष्ट देने वाला होता है। इसीलिए इंस्टाग्राम पे आपको ऐसी बहुत सारी इंस्टाग्राम रील मिल जाएंगी जो इस दर्द को बयान करती हैं। सबसे बुरी फीलिंग दुनिया में है ऑब्जेक्टिफिकेशन, कि किसी ने मुझे वस्तु की तरह इस्तेमाल किया, ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल किया। इससे बुरी कोई फीलिंग नहीं मानी जाती है। जैसे कोई आपसे प्यार मोहब्बत की बात करे, बाद में धोखा दे दे, तो आपको लगता है कि मुझे यूज किया गया, मुझे ऑब्जेक्ट बनाया गया। ये फीलिंग बहुत बुरी फीलिंग मानी जाती है। लेकिन वहीं एक रील ऐसी भी मिलती है जिसपे लड़के लड़कियां ध्यान नहीं देते, जो इस दर्द से निकलने का सबसे सही रास्ता है। कोई आपसे ठीक से बर्ताव ना करे, सीधा एक शेर सुना के जाना है, तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, बहुत लंबी है ज़मीं, मिलेंगे लाख हंसी, इस जमाने में सनम तू अकेली तो नहीं। क्योंकि झूठ की बुनियाद पर बने रिश्ते कुछ समय के लिए अच्छे लग सकते हैं, पर एक समय के बाद यही रिश्ते कष्ट देना शुरू कर देते हैं। इसीलिए किसी को पाने के लिए कभी झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए और अपना मतलब निकालने के लिए कभी किसी की फीलिंग के साथ नहीं खेलना चाहिए, वरना ये बात भी सच हो जाती है एक ना एक दिन। जो तूने आज किया है वैसा ही कल तेरे साथ भी होगा। ऐसा मैं नहीं, ऐसा कर्मा कहता है। इसलिए कुदरत को अपना काम करने देना चाहिए। और साहिल ने जो किया वो प्यार कभी नहीं हो सकता। वो एक ऐसी बुजदली है जो उसको और उसके परिवार को मरते दम तक झकझोरती रहेगी। इस घटना से पेरेंट्स को भी सीख मिलती है कि उनको अपने बच्चों से ज्यादा दूरी नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि अगर साक्षी अपने माता पिता के साथ रह रही होती तो हो सकता है जबरू नाम का चौथा शख्स इस स्टोरी में नहीं आता, जो आज खुद को समाज सेवी बता रहा है, और वह अपने परिवार से घटना को शेयर करती, जिससे कि इस मैटर को बेहतर ढंग से सुलझाया जा सकता था। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी ऐसी वीडियोस मिलती रहें। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।